अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी में एसीबीटी का पहला कंपोनेंट यानी ब्रीदिंग कंट्रोल जो है वो उसको डिस्कस किया। हम लोगों ने ब्रीदिंग कंट्रोल के बारे में क्या पढ़ा, हमने कहा ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम पेशेंट को नॉर्मल टाइडल ब्रीदिंग एजुकेट करते हैं। पेशेंट को कहते हैं कि आपने अपने अपर चेस्ट और शोल्डर को रिलैक्स करना होता है और आपने सिर्फ अपनी लोअर चेस्ट को यूज करना होता है, ठीक है। नॉर्मल डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करनी होती है, ये हमें पेशेंट को एजुकेट करनी होती है। दूसरी चीज ये होती है, हमें पता है कि इंस्पायरेशन जो है वो क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है, जबकि एक्सपायरेशन क्या है, एक पैसिव प्रोसेस होता है, ये हमें पता है, ठीक है। अब वो कहता है कि आपने थ्रेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज, दूसरी चीज आपने एजुकेट करनी होती है। थ्रेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज क्या करती है, एम्फसाइज करती है किसको, आपकी इंस्पायरेशन के प्रोसेस को क्या करती है, एम्फसाइज करती है। पहली चीज ये। अब ये किस तरह से करती है, देखिए सबसे पहले ना इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, हम इसके अंदर यूज करते हैं मसल्स का स्ट्रेच रिफ्लेक्स यूज करते हैं। लेट्स से कि पेशेंट जो है वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो अपने डायफ्राम को प्रॉपर्ली इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट कर सके और जो है वो उसकी ब्रीदिंग हो जाए, इंस्पायरेशन हो जाए। तो फिर इस केस के अंदर जो है वो हम चीज़ वो फैसिलिटेट कराते हैं। वो किस तरह से कराते हैं, देखिए हमें पता है कि हमारी जो रिब केज है उसके अंदर हमारे पास ना रिब्स के अंदर मसल्स होते हैं, कुछ इंटरनल इंटरकॉस्टल्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं। अब जो आपके एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं ना, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स का काम क्या होता है कि इसने आपके रिब्स को क्या करना होता है, एलिवेट करना होता है, यानी आपके रिब्स को एक्सपैंड करना होता है। जब आपकी थ्रेसिक एक्सपेंशन होती है, अंदर एक रूम क्रिएट होता है और एयर आराम से अंदर चली जाती है, इंस्पायरेशन हो जाती है, राइट, ये हमें पता है। अब क्या होता है कि आपके जो हम क्या करते हैं इस टेक्निक के अंदर, हम करते हैं कि पेशेंट के एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को जस्ट प्रायर टू इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन शुरू होने से पहले हम क्या करते हैं, स्लाइटली क्या करते हैं, वहां पर एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल को इनवर्ड एंड डाउनवर्ड प्रेशर अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड प्रेशर यानी एक स्ट्रेच अप्लाई करते हैं। और हमें पता है कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब भी हम किसी भी मसल को स्ट्रेच करते हैं तो उसके नतीजे के अंदर आपकी बॉडी एक रिस्पॉन्स इनिशिएट करती है और उसकी कॉन्ट्रैक्शन को फैसिलिटेट कराती है, ये हमें पता ही, हम बार बार पढ़ते हैं। तो इसी तरह हम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के ऊपर भी ये मैकेनिज्म यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के ऊपर इनवर्ड और डाउनवर्ड प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की जो है वो कॉन्ट्रैक्शन फैसिलिटेट होती है, वो आपके रिब केज को एलिवेट करते हैं, अंदर एक स्पेस क्रिएट होती है और एयर जो है वो इजीली रश इन करती है, ठीक है। आई होप कि आपको इसका एक बेसिक मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पर देखें तो यही चीज उसने लिखी हुई है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज दैट एम्फसाइजेज इंस्पायरेशन। वही बात है, इंस्पायरेशन क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है, 3 सेकंड्स का होल्ड भी हो सकता है। यह हम यूज करते हैं लंग कोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए, यानी एटिलेक्टेसिस को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि एयर अंदर जाएगी तो ही लंग कोलैप्स प्रिवेंट होगा। अब ना इसके अंदर ना उसने हमें टाइप्स बताई हुई हैं। अब आपने एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को ही प्रेशर अप्लाई करना है ना, नाउ दैट प्रेशर कैन बी ऑन अ पर्टिकुलर वन सेगमेंट और इट कैन बी जनरलाइज्ड, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर भी कर सकते हैं अगर आपने उसी सेगमेंट को टारगेट करना है, और आप जो है जनरलाइज्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो सेगमेंटल है ना, उसको उसने यही कहा है कि हम लोग यूज करते हैं स्पेसिफिक एरियाज ऑफ लंग के लिए, जब पेशेंट पुअरली वेंटिलेटेड है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर मसला है, किसी एक कुछ जगह की लॉब अफेक्टेड है लंग की, तो आपको लंग्स की लॉब की डिमार्केशन पता होगी तो आपको पता होगा, इट वुड बी इजी फॉर यू टू देन डू दैट। फिर जनरलाइज में हम क्या करते हैं कि हम दोनों जो है वो उसके पूरे लंग्स को एज अ होल जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सेगमेंटल के अंदर ना हमारे पास ना डिफरेंट आती है, एक होता है लेटरल कॉस्टल एक्सपेंशन, पोस्टीरियर बेजल, राइट मिडल लोब और लिंगुलर एक्सपेंशन, और लास्ट हमारे पास होती है एपिकल एक्सपेंशन। देखिए एपिकल है ना, तो हम लोग इसको वही रिब्स के ऊपर करेंगे, ठीक है। हमारे जो क्या कहते हैं क्लैविकल है उसके नीचे हमारी फर्स्ट रिब है, उसके पास हम करेंगे, ठीक है। इसी तरह लेटरल कॉस्टल एक्सपेंशन है तो हम लेटरल साइड ऑफ द रिब केज के ऊपर हैंड प्लेस करके करेंगे। पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियर सेगमेंट पे, काम बस हमारा एक ही है, बस हमारी हैंड प्लेसमेंट इसके अंदर चेंज हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास उसने लेटरल कॉस्टल एक्सपेंशन के बारे में आपको बताया हुआ कि हम जस्ट प्रायर टू इंस्पायरेशन, थोड़ा सा इंस्पायरेशन से पहले क्या अप्लाई करते हैं, क्विक डाउनवर्ड एंड इनवर्ड स्ट्रेच अप्लाई करते हैं चेस्ट पर, जिसकी वजह से एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के अंदर एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स इनिशिएट होता है। पेशेंट अपनी लोअर रिब्स को एक्सपैंड करता है अगेंस्ट द थेरेपिस्ट हैंड। जब पेशेंट ने एक्सपायरेशन करनी है तो एक्सपायरेशन में हमें पता है क्या होना चाहिए, पेशेंट की जो थ्रेसिक है जो उसकी एक्सपेंशन कम होनी चाहिए, ताकि जो है उसको स्क्वीज हम करते हैं ताकि जो एयर है वो आउटली मूव कर जाए, ठीक है, आउटवर्ड मूव कर जाए। और इसके अंदर एक्सप्लेनेशन क्या है, हम पीएनएस प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन यानी स्ट्रेचिंग रिफ्लेक्स हम क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। अगेन पोस्टीरियर बेजल एक्सपेंशन है, लोअर बैक ऑफ द लंग के रीजन के ऊपर करते हैं हम लोग, लोअर बैक और जो है ना उसके ऊपर हैंड प्लेसमेंट करते हैं और सारा प्रोसेस वही होता है। राइट मिडल लोब्यूलर लिंगुला के अंदर हम लोग जो है यूजली यूज करते हैं आफ्टर
आफ्टर द सर्जरी उसकी क्लैश को प्रिवेंट करने के लिए हमारी हैंड प्लेसमेंट डिफरेंट होती है। इसी तरह एपिकल के अंदर हमारी हैंड प्लेसमेंट कहाँ होती है, बिलो द क्लैविकल विद द फिंगर टिप्स हम अप्लाई करते हैं। अब हम लोग ये एक लोब के ऊपर भी कर सकते हैं, दोनों साइड पे एट द सेम टाइम हैंड प्लेस करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर ना हमारे पास इमेजेस है जहाँ पर उसने आपको शो किया, देखिए यहाँ पे ये क्या हो रही है, आपकी मिडल लोब या लिंगुलर एक्सपेंशन हो रही है, इसी तरह ये आपकी पोस्टीरियर बेजल हो रही है और आप जो है वो लैटरली हैंड प्लेस करके डाउनवर्ड इनवर्ड प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो लैटरल कॉस्टल ठीक हो गया। नेक्स्ट में हम लोग ने दूसरी टेक्निक पढ़नी है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सपायरेशन को एम्फसाइज कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सपायरेशन को एम्फसाइज कर रहे हैं। और एक्सपायरेशन को एम्फसाइज हम करते हैं हफिंग और कफिंग कराने के लिए, ठीक है। जब हमारे पास हमें इंटरनल हमें पता है ना, नॉर्मली ऐसा होता है कि पेशेंट है वो कफ करता है, कफ के नतीजे के अंदर जो है ना वो पेशेंट अपनी इजीली जो सिक्रीशन है उसको बॉडी से निकाल सकता है, ठीक है। अब कोई पेशेंट इतना कैपेबल नहीं है कि उसकी कफिंग जो है वो अप्रोप्रिएटली हो सके, सो इन दैट केस हम क्या यूज करते हैं, FET यानी फोर्स्ड एक्सपायरेशन टेक्निक, जिसमें हम पेशेंट को वो सारी टेक्निक्स एजुकेट करते हैं। अब इसके ना दो कंपोनेंट होते हैं, एक होती है हफिंग और दूसरी होती है कफिंग। अब हफिंग और कफिंग के अंदर डिफरेंस है। जो हफिंग होती है ना वो हमारे पास मिड टू लो लंग वॉल्यूम्स के ऊपर होती है, और हफिंग जो है वो अगेंस्ट द क्लोज ग्लोटस होती है, यानी आपका ग्लोटस जो है इसके अंदर क्लोज रहता है, ठीक है, जो है ना ये चीज इंपॉर्टेंट है। जबकि हमारे पास जो कफिंग होती है इसमें ग्लोटस ओपन होता है, दैट इज अ वायलेंट मैन्यूवर, और उसके अंदर जो है वो हमारे पास हायर लंग वॉल्यूम्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक हो गया। अब जाहिर सी बात है अगर हमारे पास बहुत ज्यादा कोई पेरिफेरल सिक्रीशंस पड़ी हुई हैं तो उसके लिए हम लोग जो है वो हफिंग यूज कर लेंगे, लेकिन अगर सिक्रीशंस बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुकी हैं इन दैट केस फिर हम कफिंग को प्रेफर करते हैं, और हमने पेशेंट को एजुकेट करना होता है। अब हमने दोनों कंपोनेंट्स को हम कंबाइन करते हैं। पहले हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने 1 to 2 हफ्स करनी है, ठीक है, और उसके बाद हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने जो है वो ब्रीदिंग कंट्रोल करना है, ठीक है। मतलब 1 to 2 हफ्स के बाद आपने क्या करा दिया, ब्रीदिंग कंट्रोल करा दिया, और फिर पेशेंट की एक कफ हुई और उसके बाद जो सारी सिक्रीशंस है वो एक्सक्रीट आउट होगी। कब यूज करते हैं, एयरवे क्लोजर है या डीसैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है, फटीग है, तब यूज कर सकते हैं। ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने की वजह से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये टेक्निक हम यूज कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा सिक्रीशंस आपकी जो है वो एक्यूमुलेट हो गए, पेशेंट जो है वो उसका नहीं। हफ की डेफिनेशन उससे क्या है, अ हफ इज अ कंट्रोल्ड फोर्स्ड एक्सहेलेशन थ्रू ओपन माउथ एंड थ्रोट, ठीक है, माउथ ओपन होगा, थ्रोट भी ओपन होगा। एक्सेसिव प्रेशर नहीं होता क्योंकि कफिंग के अंदर एक्सेसिव प्रेशर होता है, ठीक है। फर्दर एक्सप्लेनेशन के अंदर उसने हमें ये बताया हुआ है कि हम हफ्स को ब्रीदिंग कंट्रोल के साथ करते हैं। लो वॉल्यूम हफ हमारे पास कहते हैं दो तरह की हफ होती है, लो वॉल्यूम पे भी हो सकती है, हाई वॉल्यूम पे भी हो सकती है। लो वॉल्यूम जो है ना वो डीप लंग म्यूकस को करता है, जबकि हाई वॉल्यूम जो है वो अपर एयरवे म्यूकस। अब ना यहाँ पर आप सोचोगे अपर एयरवे म्यूकस है तो उसके लिए हाई लंग वॉल्यूम्स पे क्यों रिक्वायर्ड है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपके लंग्स है ना उसकी ना जो है ना फीलिंग का जो है ना वो डिफरेंट होता है, ठीक है। वॉल्यूम्स हम यही कहते हैं कि लंग के अंदर कितनी एयर है, कहते हैं कि एयर जो है ना वो पहले आपके नीचे नीचे फील होती है, फिर उसके बाद आपके यानी लो लंग वॉल्यूम्स के एयर नीचे नीचे जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एयर जो है ना वो आपके अपर जोन्स ऑफ द लंग के अंदर आना शुरू करती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हफिंग एट हाई लंग वॉल्यूम्स इज रिक्वायर्ड टू क्लियर द सिक्रीशंस फ्रॉम द अपर एयरवेज, ठीक है। कहते हैं हफिंग फोर्स्ड होती है लेकिन वायलेंट नहीं होती। अब लास्ट में हम लोग थोड़ी बहुत ACBT की पढ़ लेते हैं कि एप्लीकेशन किस तरह से होती है, सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले हम ब्रीदिंग कंट्रोल कराते हैं, फिर थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज, और फिर हम फोर्स्ड एक्सपायरेशन टेक्निक कराते हैं, ठीक है। पेशेंट की टॉलरेंस के मुताबिक एडजस्ट करते हैं। कहते हैं कि हमारे पास जरूरी है कि हम 2 to 3 सेट्स ऑफ TEE भी यूज कर सकते हैं ताकि हम सिक्रीशन को लूजन कर सके, ठीक है। उसके बाद पोजीशनिंग यूजुअली हमारे पास सिटिंग पोजीशन होती है, और बाज़ औक़ात अगर हमने सिक्रीशंस को क्लियर करना हो तो हम पोस्टरल ड्रेनेज की पोजीशन यानी ग्रेविटी असिस्टेड पोजीशंस भी यूज कर सकते हैं, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। 10 मिनट जो है ना वो किसी भी पोजीशन के अंदर इफेक्टिव हो सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि पोस्ट ऑपरेशन के अंदर 3 सेकंड का होल्ड हम यूज करते हैं, ठीक है। और अगर किसी पेशेंट को एटीलैक केसेस है उसके केस में भी यूज करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, वाउंड सपोर्ट इंस्टेड ऑफ कंप्रेशन ड्यूरिंग हफिंग। हम बेसिकली क्या करते हैं, वो जो पेशेंट का वुंड है उसको प्रॉपर्ली सपोर्ट करते हैं बिफोर दैट के, ताकि वो चीज़ जो है वो पेशेंट अगर कोई वायलेंट मैन्यूवर कर रहा है तो उस केस के अंदर जो है वो पेशेंट का वो चीज़ ना डैमेज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम अदर टेक्निक्स पढ़ेंगे जो कि हम यूज करते हैं उसके लिए, क्लियरिंग ऑफ द म्यूकस के लिए। अभी हमने डिज्निया के लिए टेक्निक पढ़ी ब्रीदिंग कंट्रोल, जिसको हमने ACBT कहा। ACBT के अंदर हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े, ब्रीदिंग कंट्रोल, थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस और फोर्स्ड एक्सपायरेशन टेक्निक्स। हम लोगों ने कहा थोरेसिक एक्सपेंशन में हम इनवर्ड एंड आउटवर्ड प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्शन को फैसिलिटेट कराते हैं, जबकि हमने कहा कि फोर्स्ड एक्सपायरेशन टेक्निक के अंदर हम पेशेंट को हफिंग वगैरह करवाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ACBT। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ आ गई होगी। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी लर्निंग अबाउट अदर टेक्निक्स। थैंक यू सो मच।